हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल हमने केटीजी ख़त्म किया बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके असाइनमेंट जो हैं स्टडी मटेरियल में हमने डाल दिए हैं, तो आप स्टडी मटेरियल सेक्शन से उसकी डीपीपीज निकाल के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जो भी डाउट ना आए आप उन्हें व्हाट्सएप पे मेरे पास भेजिए, मैं उन्हें सॉल्व करके आपको रिवर्ट करूँगा। या जो बच्चे लोकल यहीं पर हैं नांदेड़ में, वो ऑफिस में आके डाउट्स पूछ लें। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक अपना, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम स्प्लिट करें तो मतलब क्या हुआ, द डायनेमिक्स ऑफ थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी, वो किस तरह से फ्लो होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है या दूसरे प्लेस से पहले प्लेस पे आती है, उसके बारे में हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं द डायनेमिक्स ऑफ थर्मल एनर्जी is called thermodynamics। तो थर्मल एनर्जी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लो होना जो है, उसको पढ़ा जाता है ब्रांच में थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, यहाँ पे जो पहला लॉ आता है उसको हम कहते हैं जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, ये लॉ क्या होता है बेसिकली बच्चों, टेम्परेचर को डिफाइन करता है कि अगर दो बॉडीज़ के टेम्परेचर सेम है तो बेसिकली उनके बीच में एनर्जी, नेट हीट एक्सचेंज जो होगा वो ज़ीरो होगा। मान लीजिए हमारे पास तीन बॉडीज़ हैं, ए, बी और सी। ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी जितना हीट ए बी को दे रहा है उतना ही बी ए को दे रहा है। बी और सी जो हैं वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली ए और सी भी किस में होंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। यानी अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के टेम्परेचर क्या है, सेम है। बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा, बी और सी जो हैं उनके टेम्परेचर सेम है। तो जब ए और बी के सेम है और बी और सी के सेम है, देन डेफिनेटली क्या होगा, ए और सी का टेम्परेचर भी सेम होगा। अरे 60 60 60, तो ये भी दोनों 60 60 हो गए ना। तो ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू टी सी, तो टी ए इक्वल टू टी सी। इट मीन्स इफ द net heat exchange between the three bodies is zero, then they all will be at the same temperature। जीरो क्यों बोला गया, क्योंकि net heat exchange is zero between any two bodies। Q net is zero। net heat exchange का मतलब है जितना A ने B को दिया उतना ही B ने A को दिया। तो क्या इनके टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ेगा बच्चों, नहीं पड़ेगा, यानी वो सब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर होंगे। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, सुन लीजिए, आप लैंग्वेज भी लिखो। If body A and B are in thermal equilibrium and B and C are in thermal equilibrium, then A and C must be in thermal equilibrium। तो ए और बी इक्विलिब्रियम में हो गए, बी और सी में, देन ए एंड सी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी तीनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम। अब टेम्परेचर सेम होने का मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। हीट एक्सचेंज लगातार होता है, रेडिएशन मेथड भी उसमें होता है जिसमें सेम टेम्परेचर के बावजूद भी रेडिएशन निकलते रहते हैं, परंतु जितना हीट बी लेगा उतना ही ए को देगा, तो इसका टेम्परेचर क्या बना रहेगा, कॉन्स्टेंट। 50 रुपये हमारे खो गए और कहीं पे हमें 50 रुपये पड़े हुए मिल गए, तो क्या हमारा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जितनी रकम थी हमारे पास उतनी ही रहेगी। ओके, तो इसको कहते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम या जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ का मतलब नेट हीट एक्सचेंज इज जीरो बिटवीन एनी टू बॉडीज, देन देयर टेम्परेचर रिमेन सेम। नेक्स्ट आता है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ
ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज ऑल अबाउट द मूवमेंट, राइट। और मूवमेंट किसकी होती है यहाँ? थर्मल एनर्जी की। तो ये क्या कहता है लॉ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमने किसी वेसल में कोई गैस को भर लिया, यहाँ पे पिस्टन है और हम इस गैसियस सिस्टम को क्या सप्लाई कर रहे हैं? हीट। तो ये लॉ क्या कहता है? हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम और थर्मल एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम। जैसे ये गैसियस सिस्टम है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, इज यूज्ड बाय द सिस्टम टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। du प्लस डेल्टा w, या आप इसको चाहें तो dw एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम डेल्टा क्यू और डेल्टा w भी लिखते हैं, या आप समझने के लिहाज से dq और पहले dw लिख लीजिए, बाद में मैं बता दूंगा। तो जो हमने हीट दी वो किस काम आई? गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी का मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया और थोड़ा उसने वर्क किया। वर्क का मतलब होता है कि ये पिस्टन जो है पोजीशन 1 से उठकर पोजीशन 2 पर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ। पर ध्यान रखना, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऑल मस्ट बी इन सेम यूनिट सिस्टम। ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये सेम सिस्टम में होनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है? ये लॉ किस पे बेस्ड है? फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन PCOE, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी जो हमने एनर्जी दी वो यूज़ हो गई, इसका वेस्टेज नहीं हुआ। थोड़ा गैस का टेम्परेचर बढ़ गया और थोड़ा पिस्टन ऊपर उठ गया तो इसने गैस ने वर्क किया। ओके, कॉपी करिए। सेम सिस्टम का मतलब है ये सब सेम सिस्टम में होने चाहिए, या तो सभी जूल में होने चाहिए या सभी कैलोरीज में होने चाहिए। कॉपी करिए इसको यहाँ तक। अब बच्चों इसमें हर टर्म का हम मतलब समझेंगे कि dq क्या है, dw क्या है। तो द मीनिंग ऑफ ईच टर्म वी विल कैलकुलेट। तो 1 बाय 1 मैं आपको टर्म एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, dq इज हीट सप्लाइड टू सिस्टम, यानी जो गैसियस सिस्टम है हमारा, उसको हमने जो हीट दी है उसको dq कहते हैं। इसको हम जनरल लिखते हैं NC डेल्टा T, जहाँ पर C क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है 3-4 तरह के प्रोसेस होते हैं, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आपको फिलहाल ध्यान रखना है कि C क्या है? स्पेसिफिक हीट है इस सिस्टम की, यानी एक्सपेरिमेंट हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं या कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं या कांस्टेंट टेम्परेचर पर करेंगे, उसके हिसाब से C का इस्तेमाल होता है। दूसरा, du इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका एक्सप्रेशन क्या है? जो भी गैस आपने भरी है, du क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको पता है इंटरनल एनर्जी का मतलब एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर। तो जब आप थर्मल एनर्जी देंगे तो उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उसमें चेंज कितना आया। तो ये चेंज किस पर डिपेंड करता है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो NCV डेल्टा T के ऊपर। ये हमेशा फिक्स है वैल्यू। उस गैस के लिए CV लगाएंगे आप। मोनो है तो 3R/2, डायटोमिक है तो 5R/2। तीसरा, वर्क डन या dw जिसको हम कह रहे हैं, dw, और यू कैन से वर्क। तो इन जनरल वर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? प्रेशर इनटू dV।
कॉपी करिए, कैसे आया मैं समझा देता हूँ। पहले आप इन्हें कॉपी करें, सभी को 1 बाय 1 आपको क्लियर होगा। जैसे हम वर्क की बात करेंगे कि वर्क जो है वो पीडीवी क्यों होता है। देखिए, मैं वर्क का एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। मान लीजिए इस चैम्बर में कोई गैस भरी हुई थी, इस तरह से बनाया हमने एक चैम्बर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, मतलब ये पिस्टन को आप अगर सर्कुलर मान लें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था पिस्टन का वो मान लीजिए ए था, ठीक है। अब हमने इसको हीट दी, हीट का मतलब हमने डी क्यू एनर्जी दी। तो क्या हुआ कि पिस्टन मान लीजिए लोकेशन 1 से शिफ्ट होके लोकेशन 2 पर आ गया, राइट। कितना चला पिस्टन आगे, यहाँ पे था पिस्टन अपना, तो ये शिफ्ट हो गया वर्क की वजह से, क्योंकि गैस को एनर्जी मिली तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, कुछ प्रेशर रहा होगा जिसकी वजह से पिस्टन शिफ्ट हो गया। मान लीजिए पिस्टन एक्स शिफ्ट हुआ, तो वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब प्रेशर कौन सा लग रहा था इस पर, केवल बाहर से केवल एक प्रेशर लग रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इट इज़ अ सिस्टम विथ कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि पिस्टन क्या है, ओपन टू द स्काई या ओपन टू द एटमॉस्फेयर। तो वो प्रेशर P था अपने पास, ये प्रेशर है। A डॉट डी एक्स का मतलब ये लेंथ A डॉट एक्स, डी एक्स कितना हुआ है यहाँ पे, चेंज इन डिस्टेंस x। ये क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि भैया वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो वर्क इस तरह से हमें क्या मिला, PdV। ये फॉर्मूला है वर्क के लिए, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो जो प्रेशर लगा हुआ था उसके अगेंस्ट गैस ने वर्क किया, पिस्टन को एक शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कितना बढ़ गया गैस का, गैस यहाँ भी आ गई होगी, तो ये होगा एरिया इनटू थिकनेस। अरे बच्चों सिलेंडर का जानते हो ना आप, कोई एरिया है और ये x है तो वॉल्यूम क्या होगा, AX। तो इतने पोर्शन में जो गैस एक्सपेंड हुई उसका वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू एक्स, ठीक है। प्रेशर को हमने लिख दिया, फोर्स को लिख दिया प्रेशर इंटू एरिया, A इंटू एक्स को लिख दिया dV। तो ये हमारा वर्क हो गया। कॉपी करिए, ये तीनों टर्म्स के मीनिंग हो गए कि भाई प्रेशर क्या है, वर्क क्या है, dQ क्या है और du क्या है। कॉपी करो इसको पहले। तो डी क्यू इज एन सी डेल्टा टी, डी यू कितना एन सी वी डेल्टा टी, और वर्क कितना बच्चों पी डॉट डी वी। सी क्या है, उस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट होती है। अब जैसे आप मेरी बात समझिए, जब हम इस लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो हम कुछ साइन कन्वेंशंस का प्रयोग करते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, इसको लिखेंगे
साइन कन्वेंशन। यानी लॉ को इस्तेमाल करते समय कुछ सहूलियतें बरती जाती हैं। भाई आप पटाखे चलाते हो तो पटाखे चलाते समय ऐसा लिखा रहता है ना, वार्निंग की कृपया दूर से चलाएं, या कोई भी इक्विपमेंट आप काम में लेते हैं तो हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों को ना दें। तो ऐसे ही जब फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी है यूज़ करते समय, वो कहलाता है साइन कन्वेंशन। नंबर 1, हीट गिवन टू अ सिस्टम। जब हम किसी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, थर्मल एनर्जी, तो dq कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव लेना है। हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ सिस्टम, यानी किसी सिस्टम से अगर हीट निकलेगी तो dq हमें क्या लेना है, नेगेटिव, ये ध्यान रखना है आपको। तीसरा, अब du के बारे में बात करेंगे। du के बारे में बड़ी सिंपल सी बात है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो du कैसा होगा, पॉजिटिव। भाई आप एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। फोर्थ, इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस और अ सिस्टम, सिस्टम का मतलब वो गैसियस सिस्टम जिसमें गैस का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा बच्चों, du विल बी नेगेटिव, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। पांचवा, इफ वॉल्यूम, वर्क के बारे में बात हो रही है, इंक्रीजेस, किसी गैस का वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वहाँ वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव। गैस के लिए, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम का वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। क्योंकि देखिए आप समझिए बात को, सिस्टम किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ जब गैस एक्सपेंड होगी, और डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रहा है, सेम तरफ, तो F.x कैसा मिलेगा हमें, पॉजिटिव। ओके, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। और अगर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग देन वर्क इज नेगेटिव। यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय अ सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज नेगेटिव। तो कोई कहे कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज 40 जूल, इसका मतलब वर्क कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं, सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम पिस्टन को ऊपर ले जा रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर वर्क इज डन ऑन द गैसेस सिस्टम 20 जूल, तो वो उसको हम क्या मानेंगे, -20। सिस्टम ऊपर आना चाह रहा है, हम नीचे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो वर्क होगा नेगेटिव। कॉपी करिए साइन कन्वेंशन।
तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे 2-3, ध्यान से सुनिए। एक मिनट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कोई, एग्जाम्पल समझिए। इफ हीट सप्लाइड to a gas system is 80 joule and work done by the system is 30 joule, then find the change in internal एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा ये हमें निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हीट सप्लाई यानी DQ दिया हुआ है कितना, 80 जूल, और सिस्टम को हीट दे रहे हैं हम, तो ये कैसी हो गई, पॉजिटिव। दूसरा दिया हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो होगा पॉजिटिव, और निकालना क्या है, DU। तो हम कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट लॉ, DQ इज DU प्लस DW। तो DQ कितना हुआ बच्चों, 80, DU हमें निकालना है और DW कितना है, 30 जूल। तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा बताइए, 80 इज बीइंग DU प्लस 30, तो DU कितना आएगा, 80 माइनस 30 यानी कि 50 जूल। दिस इज द चेंज इन एनर्जी। ओके, अब देखिए इसमें एक मॉडल और समझिए। कई बार क्या होता है, कैलोरीज में भी क्वेश्चन आता है। सी एग्जाम्पल ही कहिए, सपोज हीट सप्लाइड to a system is like 100 calories and the change in internal energy is suppose how much we can take, like 200 joule, then what is the work done by the system। अब यहाँ देखिए ये कैलोरी में है, ये जूल में है, तो हम अगर फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे DQ इज DU प्लस DW, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि सारे के सारों को सेम सिस्टम में बदलना है। कैलोरी को जूल में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करिए, 4.2 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए। बताया था मैंने आपको, कैलोरी को जूल में बदलना है तो 4.2 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। एक मिनट बेटा। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, अगर हम 4.2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 420। तो DQ हो गया 420, DU है 200, वर्क निकालना है तो कितना आएगा बताइए, ये हो गया 220 जूल। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या था कि यूनिट सिस्टम अलग था। तो जब आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, इस बात का ख्याल करेंगे कि तीनों क्वांटिटीज़ या तो जूल में होनी चाहिए या कैलोरीज में होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलोरी को जूल में बदलने के लिए 4.2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, और जूल को कैलोरी में बदलना होगा तो 4.2 का डिवाइड करेंगे। बच्चों कॉपी करिए दोनों एग्जाम्पल्स को।
अब कई बार क्या होता है कि भाई हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज 100 जूल, राइट, and internal energy decreases by -50 joule, then what is the work done? या वो कहेगा हीट एक्सट्रैक्टेड बाय अ सिस्टम, तो dq नेगेटिव होगा। तो हम इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो dq बराबर कितना बच्चों, du प्लस डेल्टा w। इसको डेल्टा ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि ये क्या पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है, और du जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आपकी इच्छा है, मैं लास्ट कल एक्सप्लेन करूँगा, पहले आप dw रहने दें। dq कितना है 100, du क्या है इंटरनल एनर्जी इसकी कम हो रही है, तो वर्क डन कितना होगा बच्चों 100 प्लस 50, यानी कि 150 जूल। कॉपी करिए इसको। हाँ मामा, तो अब अगला देखिए, इसमें नेक्स्ट कैसे करेंगे वो समझिए। एग्जाम्पल 4, इफ heat extracted from a system is 50 calories and work done is कितना आएगा, मान लीजिए 500 जूल, देन फाइंड du, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब सबसे पहले देखिए dq कैसा है, एक एक करके देखा करो। हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है यानी नेगेटिव होगी, du निकालना है, वर्क डन कैसा है पॉजिटिव है, तो हम इस्तेमाल करेंगे अपनी वही फर्स्ट इक्वेशन, dq इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा w। इसको भी ऐसे लिखा करो। क्यों लिखेंगे मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। आप इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं, डेल क्यू इज़ du प्लस डेल w। तो डेल्टा क्यू या कितना है 50 कैलोरी माइनस में इंटू 4.2, क्योंकि हीट निकल रही है, हम दे नहीं रहे गैस को। du हमें निकालना है, वर्क डन हमारा 500। देखिए पॉइंट के साथ ये जीरो कैंसिल हुआ, तो क्या मिलेगा हमें, ये तो 210, ये हुआ अपना du प्लस 500, इसको इधर ले आइए, तो du कितना हो गया -710 जूल, यानी इतना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। तो यानी उसका गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, गैस का टेम्परेचर कम होगा। ओके राइट। अब बच्चों फर्स्ट लॉ में ध्यान रख लेना, जब हम फर्स्ट लॉ को लिखते हैं ना तो ऐसा लिख देते हैं, डेल्टा क्यू इज du प्लस डेल्टा w। एक्चुअली ये डेल क्यों लिखते हैं, क्योंकि दीज टू फंक्शंस आर पाथ डिपेंडेंट, और ये भी कैसा है पाथ डिपेंडेंट। ये du इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। कैसे भी लिख लो, पर थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्स्ट लॉ को ऐसे लिखना ठीक रहता है। चाहो तो आप dq लिख दो सभी को, du प्लस dw, बट दिस इज़ द राइट वे बिकॉज ये दोनों गैस के प्रोसेस के पाथ पर डिपेंड करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा प्रोसेस में, आप ध्यान रखें। पाथ इंडिपेंडेंट,
दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, दीज टू आर पाथ डिपेंडेंट। ओके, ये है हमारा फर्स्ट लॉ। अब गैस कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा सा हमें कल ज़रूरत पड़ेगा, तो समझ लेते हैं। गैस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा? किसी भी गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रेशर, जिसको P बोलते हैं, दूसरा होता है वॉल्यूम, जिसको हम V से दिखाते हैं, तीसरा क्या होता है? टेम्परेचर, जिसको हम T से दिखाते हैं। तो P, V, T को हम क्या बोलते हैं? कंबाइंडली गैस कोऑर्डिनेट्स। ओके, राइट। तो अब हम थोड़ा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस केवल आज मैं आपके लिए लूँगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा? ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे बिहेव करते हैं? गैलोसेक लॉ के हिसाब से, यानी वहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू T होता है, या आप कह सकते हैं P इक्वल टू KT। तो ये P/T इज़ कांस्टेंट, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसकी स्टेट इक्वेशन क्या होती है? P1/T1 इज़ P2/T2। अब तीनों चीज़ें क्या होंगी इसमें ज़रा देखिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। अरे भैया, किसी चीज़ का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या वॉल्यूम में चेंज कर पाएंगे आप? नहीं। तो क्या आप वर्क कर पाएंगे वहाँ पर? dV 0 है तो वर्क डन कितना हुआ? 0। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये इसके रिजल्ट्स लिख रहा हूँ मैं, है ना, आइसोकोरिक के। आइसोकोरिक का मतलब जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जो भी आप हीट देंगे वो किस में काम आएगी? केवल, क्योंकि वर्क तो 0 हो गया, तो वट एवर द हीट यू आर सप्लाइंग विल गो इन टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी जो भी आप हीट देंगे उससे केवल गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अब इसको समझिए ज़रा कि आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ। जैसे एक क्लोज्ड वेसल ले लिया हमने, तो क्लोज्ड वेसल का वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। dV कितना? 0। अब हम इसे गर्म करते जाएं गैस को, तो क्या वॉल्यूम इनका चेंज होगा? नहीं होगा। तो हम जो भी हीट दे रहे हैं वो किस में काम आ रही है? केवल इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी, यानी गैस का केवल टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसको बोला जाता है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम का मतलब क्या हुआ बच्चों? PV पे दिखाते हैं अक्सर हम। अगर यहाँ प्रेशर लें और यहाँ वॉल्यूम लें, तो आइसोकोरिक का मतलब है कि वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर आप गैस को A से B तक ले जा रहे हैं और उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो केवल अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाएं तो भी वॉल्यूम हमेशा जो भी था इनिशियली V0 वो वही का वही रहेगा। तो वर्क कितना होगा यहाँ पर? 0। अब रही बात du की, तो du कितना होगा? NCV डेल्टा T। दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस। एक और होगा इसकी इक्वेशन। कोई अगर हमसे P प्रोपोर्शनल टू T का ग्राफ दे दे, ऐसा पूछे ये कौन सा प्रोसेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? P इज़ प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि उसमें वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? आइसोकोरिक। दिस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। कॉपी कर लीजिए, बाकी के प्रोसेस हम कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर आइडियल गैस है तो ये du जो है ना, इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? जितने भी मोल भरे हुए हैं सिस्टम में, और Cv क्या होगा? आइडियल गैस है तो 3/2R डेल्टा T।
ऐसा। ओके, कॉपी करिए इसको। अगर डायटोमिक है तो 5R/2 ऐसा करके हम इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप कॉपी करो पहले 2 मिनट आराम से। ये है अपना P2। ओके, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये गैलो-सैक्स लॉ को फॉलो करेगा, राइट। इट विल ओबे द गैलो-सैक्स लॉ। गैलो-सैक्स लॉ क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। होल्ड ऑन बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए बस। मुझे भी पता है कि ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग्स आपको देखने में परेशानी होती है, तो मैं आपको छोटे छोटे इंजेक्शन दूंगा 40 से 45 मिनट के। ओके, और हमारा सिलेबस बड़े आराम से कवर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ये आया कि एक चैम्बर है, इसमें हीलियम गैस भरी हुई है और इसके 2 मोल्स हैं। हमने इसको एनर्जी दी, मान लीजिए 600 जूल DQ, या जो हीट सप्लाइड है। तो आपको बताना है चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आप वेजल को देखिए। वेजल कैसा है? क्लोज्ड वेजल है। क्लोज्ड वेजल है तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया इसका? कांस्टेंट। dV कितना होगा? 0, चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन भी क्या होगा बेटा? 0। कौन सा प्रोसेस हो गया ये? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक अगर है तो सीधा सीधा हमें पता है dQ इज du प्लस वर्क डन इज 0। तो सारी की सारी हीट जो हमने दी है वो किस में जाएगी? du में। कितनी हीट दी है हमने? जूल है तो जूल में लगाएंगे। कैलोरी होता तो 4.2 का मल्टीप्लाई करते थे। du कितना? NCV डेल्टा T 600। N कितना? 2। गैस मोनो एटॉमिक 3R/2। निकालना क्या है? डेल्टा T। तो क्या मिला हमें? 3 से इसे कट कर दीजिए। 200 इज इक्वल टू R डेल्टा T। डेल्टा T इज 200 अपॉन R। R की वैल्यू आपको पता ही है 8.3। सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर आ गया केल्विन में। ओके बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए तो 273 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो बस आज के लिए आइसोकोरिक प्रोसेस पे ही मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इसको आप देखें 2 मिनट, उसके बाद कल हम आइसोबारिक की बात करेंगे। रिवाइज कर लेना, जो तकलीफ हो पूछ लेना। आज या कल में इसकी DPPs आपको डाल दी जाएंगी KTG और थर्मोडायनेमिक्स की, तो उनको मैं जैसा इंस्ट्रक्ट करूँगा उसी तरह से आपको सॉल्व करना है बच्चों। लर्निंग में कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझसे आके मिलिए, पूछ लीजिए। जो बाहर डिस्टेंस कैंडिडेट्स हैं वो कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, राइट।